Hello students, today we are going to start new chapter alternating current. As all you know, we have covered the chapter electromagnetic induction of this unit. आपको ये पता है बच्चों कि हम पिछला चैप्टर जो था इस यूनिट का चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो कवर कर चुके हैं और इस यूनिट में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही अच्छा सा चैप्टर कवर करने जा रहे हैं और जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो ये अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है। आप कई सारी नई चीज़ें इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, स्पेशली करंट के बारे में आप जानेंगे नई चीज़ें। अल्टरनेटिंग करंट, अब मैं आपको अगर बात करूं तो हमने थर्ड चैप्टर किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी का। उस चैप्टर में हमने करंट को डिस्कस किया था और करंट से रिलेटेड कई सारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स को डिस्कस किया था। सो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम क्या कर रहे थे, करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और सेल, बैटरी, ये सब हैंडल कर रहे थे और इन सब का हम कैलकुलेशन कर रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। सो स्टूडेंट्स, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड चैप्टर था वो था डीसी करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसलिए मैंने आपको ये बताया भी था कि भाई ये जो करंट है, जो सेल हमें करंट प्रोवाइड करता है वो होती है हमारी डायरेक्ट करंट डीसी। क्या होती है? डायरेक्ट करंट डीसी होती है। लेकिन अब ये वहीं पर उसी चैप्टर में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि करंट मेनली दो तरह की होती है। डायरेक्ट करंट, जो करंट अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कांस्टेंट रखती है, टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होता, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। और जो करंट अपने मैग्नीट्यूड को कॉन्टीन्यूसली चेंज करती है और डायरेक्शन को रिपीटेडली चेंज करती है, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये मैंने आपको थर्ड चैप्टर में ही बता दिया था। और एक वेरिंग करंट होती है जिसका कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता चेंज होने का, वो किसी भी पैटर्न में चेंज हो सकती है, उसको बोलते हैं हम वेरिंग करंट। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम अल्टरनेटिंग करंट को स्टडी करने जा रहे हैं और बहुत मज़ा आपको इस चैप्टर में आने वाला है। इसलिए आपको मज़ा आने वाला है क्योंकि जो करंट की जो थ्योरीज थी, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ओम्स लॉ में, किरचॉफ्स लॉ में सर्किट थ्योरी जो हमने डिस्कस किया था वो यहाँ पर हमारी नहीं लगने वाली है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। आप जनरली क्या सोचते हैं, अगर मान लो ये मेरा 3 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा है और 2 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा बताओ? 3 एम्पियर इधर से आ रही है, 2 एम्पियर इधर से आ रही है, तो यहाँ 5 एम्पियर जाएगी। जरूरी नहीं है कि 5 एम्पियर जाएगी। अगर ये अल्टरनेटिंग करंट होगी, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, यू विल सरप्राइज टू नो कि हम जैसे करंट में KCL ऐड कर लेते थे, KCL यूज़ करके करंट को ऐड कर देते थे, सेपरेट कर देते थे, यहाँ AC में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो हम AC के भी सर्किट्स को डिस्कस करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट में क्या क्या वोल्टेज और करंट का रिलेशन होता है, पावर कितना कंजम्पशन होता है और ये क्या होती है, पहले तो हम ये स्टडी करेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ अल्टरनेटिंग करंट। सो स्टूडेंट्स, पहले तो आप ये देखो कि भाई कोई भी चीज़ अगर चेंज होती है तो उसके चेंज होने के कई सारे मैनर होते हैं। अल्टरनेटिंग का मतलब होता है अल्टरनेटिवली इट इज़ चेंजिंग, अल्टरनेटिवली इट इज़ चेंजिंग। अब इन व्हाट फैशन इट इज़ रिपीटेडली चेंजिंग? So I have defined the current which changes its magnitude continuously। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर एक टाइम पे करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। एक सेकंड पे जो करंट का मैग्नीट्यूड है उसके नेक्स्ट मोमेंट पे, इवन 1.1 सेकंड पे भी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। The current which changes its magnitude continuously and direction repeatedly is called alternating current। So short में स्टूडेंट्स मैं इसको AC ही यूज़ करूँगा। AC का मतलब होता है alternating current। alternating current का मैग्नीट्यूड continuously चेंज होता रहता है टाइम के साथ और उसमें डायरेक्शन भी चेंज होती है और वो repeatedly का मतलब होता है कि एक डेफिनेट इंटरवल के बाद, एक डेफिनेट एंगल कवर करने के बाद उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो अब सवाल ये आता है कि भाई मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो कैसे चेंज होता है, मतलब चेंज किसके साथ मैं बात कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टाइम के साथ होने वाले चेंज की। मतलब मेरा जो यहाँ पर I है वो IT होगा। मेरा जो करंट है, जो अल्टरनेटिंग करंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो I इज द फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ चेंज हो रहा है।
अब दुनिया में तो टाइम के बहुत सारे फंक्शन हैं, मैं आपसे पूछूं भाई टाइम का कोई फंक्शन बता दो, तो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं या इवन बायो के भी स्टूडेंट्स हैं, तो आप कई सारे फंक्शन बता देंगे। आप बोलेंगे सर y इज इक्वल टू टी स्क्वायर क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, y इज इक्वल टू 3t+1 लीनियर फंक्शन हो गया, y इज इक्वल टू log t लॉग फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। सो दुनिया में कितने तरह के टाइम के फंक्शंस लिखे जा सकते हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस ऑफ टाइम कैन बी रिटन। लेकिन डोंट वरी स्टूडेंट्स, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल्टरनेटिंग करंट केवल टाइम का एक ही तरह का फंक्शन होता है और वो बहुत फेमस फंक्शन होता है और वो होता है साइन फंक्शन। तो मैं ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशंस को लिख सकता हूं I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन होती है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ AC, ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि भाई करंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। सो करंट टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रही है जैसे एंगल के साथ उसके साइन की वैल्यू चेंज होती है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, बहुत फेमस फंक्शन है साइनोसॉइडल फंक्शन। इसका ग्राफ आप इजीली प्लॉट कर सकते हो और वेरी ब्यूटीफुल कर्व ऑफ दिस साइन फंक्शन वी हैव लाइक दिस। सपोज दिस इज माय x, सो दिस इज y, सो दिस इज y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हमारा होता है, ये आप सब जानते होंगे। वेरी फेमस और बहुत कॉमन सा ग्राफ है। आपको कुछ याद आया? आपने 11th क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी किया होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन यही तो होती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। मतलब रिपीटेड ऑसिलेशंस हो रहे हैं किसी पॉइंट के अबाउट, ओके, टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन। सो y इज इक्वल टू साइन एक्स, मतलब अगर किसी फंक्शन में टाइम के साथ साइनोसॉइडल चेंज होते हैं तो वो हमारी अल्टरनेटिंग करंट होती है। ये अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को हम एक्सटेंसिवली यूज करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफरेंट जो सिंबल्स यूज किए गए उनके मीनिंग में यहाँ पर लिख देता हूँ। इस I को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC। I0 को बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ AC, पीक वैल्यू ऑफ AC। ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ओमेगा आपको पता ही है क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रिपीटेड चेंज होते हैं। मतलब इस तरह का ग्राफ आएगा। अगर मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो टाइम का और करंट का मेरा इस तरह का ग्राफ आने वाला है और ये ऐसे चलता चला जाएगा। जब ये ऐसे चलता चला जाएगा तो इसका अपना टाइम पीरियड है। ये मतलब क्या हो रहा है? ऑल्टरनेटिंग करंट में ऑसिलेशंस हो रहे हैं। ऑसिलेशंस का मतलब कि वैल्यू जो है रिपीट हो रही है, कॉन्टिन्यूस तो चेंज हो ही रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर से वही वैल्यू आ रही है और फिर डायरेक्शन रिवर्स होकर टाइम के बाद फिर से, मतलब इट इज़ ए पीरियोडिक फंक्शन। दुनिया में साइन थीटा और कॉस थीटा दो ही तरह के फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शन है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट एक पीरियोडिक करंट भी होती है क्योंकि इसकी डायरेक्शन और वैल्यू फिर से रिपीट होती है। देखो ये 0 है, यहाँ से यहाँ तक जाना और फिर यहाँ तक जाना, ये AC का एक साइकिल होता है। AC का एक साइकिल, AC का एक ऑसिलेशन का जो टाइम होता है उसको हम AC का टाइम पीरियड बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट का। और ये तो आप जानते ही हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। और इस ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2π भी लिख सकता हूँ। और t कोई भी टाइम है जहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं? इसकी करंट की वैल्यू। तो मतलब क्या होता है, आप ये देखो कि किसी भी टाइम पर, मान लो ये कोई टाइम है, तो इस टाइम पर जो करंट का वैल्यू होगा ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ तक इसकी वैल्यू मैक्सिमम चेंज हुई है तो इसके करस्पॉन्डिंग हो गई I0 मैक्सिमम। और दूसरे साइकिल में नेगेटिव में ये हो गया -I0। तो यहाँ पर I जो है वो हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू है AC का।
आई नॉट हमारा पीक वैल्यू है एसी का, मैक्सिमम मतलब क्या है, जो चेंज हो रहे हैं ना वो एक मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में हो रहे हैं। तो पॉजिटिव मैक्सिमम और नेगेटिव मैक्सिमम आई नॉट और माइनस आई नॉट, इसको बोलते हैं हम पीक वैल्यू ऑफ एसी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एसी, और आई हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी। ओमेगा, अब चूंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में ऑसिलेशंस होते हैं, रिपीटेड ऑसिलेशंस होते हैं, तो इसकी कोई फ्रीक्वेंसी तो होगी ना। जो भी चीज़ ऑसिलेट करेगी, जो भी चीज़ अपनी वैल्यू को, पोजीशन को रिपीट करेगी, उसका अपना फ्रीक्वेंसी होगा। किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से तो वो यही काम कर रहा होगा ना। अब कॉमन सी बात है, आपसे पूछा जाता है कि आपके घर में ऑल्टरनेटिंग करंट यूज़ होती है कि डायरेक्ट करंट, जो सप्लाई आती है बाहर से वो AC की आती है कि DC की आती है? आप बोलेंगे सर AC की आती है। मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि भाई उसका फ्रीक्वेंसी बताओ कितना है, फ्रीक्वेंसी बताओ। तो आप क्या बोलेंगे, सर फ्रीक्वेंसी का तो पता नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए, आपके घरों में जो AC सप्लाई आती है पावर हाउस से पीछे से, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन होम्स न्यू इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज होती है। तो जब न्यू होता है तो न्यू और ओमेगा का ये रिलेशन है, ओमेगा 2 पाई न्यू हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट के सोर्सेज क्या क्या हैं, मतलब हमें कहाँ से मिलता है अल्टरनेटिंग करंट के सोर्सेज। सो पहला तो सिंपल हो गया AC जनरेटर, दूसरा हो गया ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो AC प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं ऑसिलेटर। और एक हम अपने घरों में ही यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर दोनों काम करता है, AC को DC में भी कन्वर्ट करता है और मतलब दोनों पर चलता है। ये इन्वर्टर हमें क्या प्रोवाइड करता है, मतलब इन्वर्टर को हम फीड तो करते हैं AC, ओके, और वो बैटरी को चार्ज कर देगा AC को DC में कन्वर्ट करने के बाद। सो DC फिर इन्वर्टर लेके हमें AC वापस प्रोवाइड करता है, तो यहाँ से हमें AC मिलती है। और मैंने आपको बताया था, आपको पता होगा कि किसी भी सर्किट में करंट का सोर्स होता है वोल्टेज। किस व्हेन इस सर्किट अलाउ द पैसेज ऑफ करंट थ्रू इट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट। सो पोटेंशियल डिफरेंस V लगाते हैं तभी ना करंट आती है। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेटिंग EMF। क्या बोलते हैं उसको? ऑल्टरनेटिंग EMF या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन होता है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, सो सेम मीनिंग यहाँ पर हो गया। ये हो गया E हो गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज। इस अल्टरनेटिंग मतलब क्या होगा, अगर हमें अल्टरनेटिंग करंट चाहिए तो हमें अल्टरनेटिंग EMF लगाना पड़ेगा। अल्टरनेटिंग करंट के लिए अल्टरनेटिंग EMF की हमें ज़रूरत होती है। तो अगर अल्टरनेटिंग करंट, अगर हमारा अल्टरनेटिंग EMF इस तरह का है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, तो ही हमें अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी मिलेगी। सो ऑन द सिमिलर पैटर्न I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, वी कैन राइट E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस, किसी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस, अगर हम किसी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग EMF लगाते हैं तो उस सर्किट एलिमेंट में ऑल्टरनेटिंग करंट आएगा। ठीक है, अब हम आगे अपनी बात शुरू करें उससे पहले आप कुछ चीज़ों को ध्यान रखें। ये जो साइन थीटा होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है एवरेज वैल्यू, ठीक है, ऑफ साइन थीटा। ठीक है, अब इसकी एवरेज वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल, ओवर कंप्लीट साइकिल कितनी होती है? ये होती है 0। ठीक है, मतलब कंप्लीट साइकिल कहाँ से कहाँ तक होता है? ये होता है 0 से लेके 2 पाई तक का। मतलब एक साइकिल में 2 पाई एंगल ट्रेस करता है ना, 2 पाई इसका पीरियड है, 2 पाई के बाद फिर से वो अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, और कॉस थीटा की भी सेम होती है, साइन थीटा कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल में 0। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसका एवरेज वैल्यू होता है 1/2 1/2। ये कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट है जो आप अगर याद रखेंगे तो आपको आगे काम आएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब क्या हम करने जा रहे हैं, एक्चुअल में होता क्या है कि ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी के हिसाब से। तो हम क्या करते हैं,
हम किसी सर्किट में जैसे हमें करंट बतानी है कि भाई इस सर्किट में कितना ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं बताते। इसलिए नहीं बताते इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्योंकि ये तो टाइम के साथ कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। हम इसकी एवरेज वैल्यू बता सकते हैं। अच्छा, एवरेज वैल्यू में भी एक प्रॉब्लम है। एवरेज वैल्यू में प्रॉब्लम ये है कि अगर हम पूरे साइकिल की एवरेज वैल्यू बताएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जितना एवरेज वैल्यू फर्स्ट हाफ साइकिल, ये टाइम हो गया 0 to t/2, फर्स्ट हाफ साइकिल में जितना पॉजिटिव है दूसरे हाफ साइकिल में उतना ही नेगेटिव है। तो कंप्लीट साइकिल में ऑल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू हो गया 0। सो हम एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में निकालते हैं। किस में निकालते हैं? हाफ साइकिल में निकालते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ AC। मतलब हमें करंट की डिफरेंट वैल्यूज को स्टडी करना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट एंड फर्स्ट इन दैट कैटेगरी इज एवरेज वैल्यू ऑफ AC। सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड एवरेज वैल्यू इज डिफाइंड ओवर हाफ साइकिल। देखो, एवरेज वैल्यू ऑफ AC, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर, ये पता लग गया हाफ साइकिल में क्यों डिफाइन होती है, ओवर हाफ साइकिल 0 to t/2 इसका टाइम होता है, इज डिफाइंड एज द करंट एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ साइकिल इज डिफाइंड एज द करंट विच would send the same amount of charge as sent by AC in the same circuit for सेम टाइम। मतलब मैं आधे साइकिल की अगर बात करूं तो आधे साइकिल में तो फिक्स है वैल्यू, आधे साइकिल में तो एवरेज वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो अगर मान लो करंट डाल दिया तो चार्ज जाएगा। देखो कैसे जाएगा, Q = I/T। ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है भाई, I = Q/T। ये तो फेमस फॉर्मूला है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो अगर मैं चार्ज की बात करूं तो मैंने मान लो करंट पास करा दी तो चार्ज कितना जाएगा, I एवरेज इंटू टाइम कितना, t/2। ये इक्वेशन आपको समझ में आती है। मैंने क्या किया है, मैंने एवरेज वैल्यू करंट की, ऑल्टरनेटिंग करंट की हाफ साइकिल में कांस्टेंट एज्यूम करके उसको सर्किट में फीड कर दिया, डाल दिया किसी रेजिस्टर में। ओके, सो मेरा कितना चार्ज चला जाएगा, चार्ज कितना जाएगा, Q = I/T। तो आधे साइकिल में एवरेज वैल्यू I एवरेज है तो चार्ज कितना जाएगा, I एवरेज इंटू t/2। बट ये तो ऑल्टरनेटिंग करंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे जाएगा क्योंकि I = I0 sin ωt। सो हम क्या करेंगे, हम स्मॉल चार्ज भेजेंगे, स्मॉल चार्ज इन स्मॉल टाइम, dq = I/dt। ओके, और I = ये याद रखना है, I = I0 sin ωt, I = I0 sin ωt dt। सो टोटल चार्ज के लिए क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, टोटल चार्ज Q = इसका हो जाएगा इंटीग्रल 0 to t/2 में, और ये हो जाएगा I0 sin ωt dt। सो I0 इज कांस्टेंट, इट इज टेकन आउट, और sin ωt का इंटीग्रल हो जाएगा -cos ωt अपॉन ω0 to t/2। ये इंटीग्रल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, sin थीटा का इंटीग्रल होता है -cos थीटा। ओके, सो ये हो गया हमारा। अब इसमें लिमिट्स की वैल्यूज हम पुट कर देंगे। सो ये आ जाएगा I0 -I0 अपॉन ओमेगा। एक बार क्या लिखेंगे, इस t की जगह t/2 और दोबारा फिर 0। सो cos ओमेगा को लगे हाथ में 2π/t लिख देते हैं, इंटू t/2 -cos 0, t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो ये आ गया -I0 अपॉन ओमेगा, और ये आ गया -1 -1। ओके,
cos पाई -1 cos 0 -1, सो ये आ गया 2I0 अपॉन ओमेगा को लिख देते हैं 2 पाई बाई टी, ठीक है, मतलब इसको ऐसे लिख दो I0 अपॉन पाई. This is equation number 2. This is equation 1. This is equation 2. Now students, this is the charge which is sent in a resistor, which is sent in a circuit over t by 2 time. So I average into t. This is also the same charge. तो ये दोनों चार्ज की वैल्यूज सेम है. जब ये दोनों चार्ज की वैल्यूज सेम है तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं. तो इक्वेट करने पर हमको क्या मिलेगा? I average मतलब इक्वेटिंग 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो आई एवरेज इंटू टी बाई 2 इज इक्वल टू I0 अपॉन पाई इंटू टी. सो टी से टी कैंसिल हो गया. सो आई एवरेज इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई I0 और पाई की वैल्यू 3.14 होती है और ये 2 को डिवाइड करेंगे 3.14 से तो आएगा 0.637. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखो. मतलब एवरेज वैल्यू पीक वैल्यू का 0.637 टाइम्स होती है. एवरेज वैल्यू पीक वैल्यू का 0.637 टाइम्स होती है, बट ये हाफ साइकिल की है. कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 होता है. तो इस तरह से हमने ऑल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू के फॉर्मूले की डेरिवेशन हम कर चुके हैं ओवर हाफ साइकिल. सो सिमिलरली आई कैन राइट फॉर वोल्टेज, सिमिलरली ई एवरेज मतलब EMF का एवरेज वैल्यू 0.637 E0 कैन बी ड्राइव्ड. सो स्टूडेंट्स, अब इस क्लास में हमने वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, what is the equation of alternating current, what are the meaning of the symbols used in alternating current, then we come across the average value of alternating current over half cycle. Over half cycle is very important because over complete cycle the alternating current has 0 value. Over half cycle the alternating current is 0.637 into I0. So in the next class we will discuss the different other values of the alternating current and we will continue the chapter. Okay, thank you and thank you so much.